डिनोमिनेटर दोनों में या किसी एक टर्म में आप कोई नंबर मल्टीप्लाई कर दें तो वो रैशनल ही रहता है, ठीक है। तो a/3b यहाँ पर ब्रैकेट में बस ये लिख देना विच इज रैशनल, विच इज रैशनल, which is rational. So but root 2 is an irrational number. But root 2 is an irrational number and an irrational number can't be equal to a rational number. So our assumption was wrong. Our assumption was wrong and hence by the method of contradiction बिल्कुल सही, 3√2 is an सब में यही करना है आपको और कुछ भी नहीं। तो आपको ये लगेगा कि ये चीज हमको रटने वाली है, तो कुछ भी नहीं, हर एक में आपको यही करना है, ठीक है। सब में नहीं जरूरी नहीं है, 2 स्टेप। हाँ ठीक है। तो 2 स्टेप, हर एक में 2 स्टेप नहीं, यहाँ पर तो देखिए एक ही नंबर था सिर्फ 3√2। अगला अभी एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें मल्टीप्लाई भी हो रहा हो, डिवाइड भी हो रहा हो और एडिशन या सब्ट्रैक्शन भी हो रहा हो, वो भी देखते हैं। ये नीचे की जो कहानी है वो सब आपको सेम देखनी है। वो वाला भी है जिसमें इक्वल करते हैं p/q के, फिर बोथ साइड स्क्वायर करके फिर उसको प्रूव करते हैं कोप्राइम नहीं है। वो तब होता है जब सिर्फ मेरे से ये कहा जाता है कि √2 को इरेशनल प्रूव करो या √3 को करो। वो मैं करा चुका हूँ इस बैच में, आपको अगली क्लास में दोपहर वाले बैच में कराऊंगा। हाँ मैं अभी 2-3 और करूँगा उस तरीके के क्वेश्चन, तो ताकि वो क्लियर हो जाए अच्छे से, ठीक है। फिर मैं आपको होमवर्क देता हूँ। तो इसको हम ये कहते हैं कि हमने शुरुआत में माना था कि 3√2 एक रैशनल नंबर है, और फिर हमने ये देखा कि 3√2 को एक रैशनल नंबर मानते हुए √2 a/3b के इक्वल आ गया, यानी कि एक इर्रेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल आ गया, जो कि गलत है। इसका मतलब हमारी असम्पशन ही रॉन्ग थी। इसका मतलब जो हम मान रहे थे वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है जो कैलकुलेट करके आया है उससे। दिस इज कॉल्ड मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, कि जो हमने माना था वो गलत माना था, तो इस वजह से 3√2 एक रैशनल नंबर नहीं है, वो एक इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन ये होती है कि एनी नंबर विच इज नॉट रैशनल इज कॉल्ड इर्रेशनल, ठीक है। तो अगला एग्जांपल देखेंगे। ये युविका क्लियर है ये वाला? आवाज आ रही है मेरी? दोबारा बोलो। जो डेफिनेशन है जो एनी नंबर वो इंटीजर के साथ में, इंटीजर के साथ में अगर हम किसी रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो एनी नंबर दैट इज नॉट रैशनल आर कॉल्ड इंटीजर्स। ऐसा नहीं है, बस हम ये कहेंगे जो रैशनल नहीं है वो इर्रेशनल है, क्योंकि एक्चुअली जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे तो रैशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सारे रैशनल नंबर इंटीजर हों ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि अगर मान लीजिए मैं किसी इंटीजर की बात करता हूँ, मान लीजिए -4,
तो वो इंटीजर है, क्या वो रैशनल भी है? हम कहेंगे यस वो रैशनल भी है, क्योंकि -4 को -4/1 भी लिखा जा सकता है, तो वो तो रैशनल है। लेकिन अगर मान लीजिए मेरे पास रैशनल नंबर है 2/3, तो फिर वो रैशनल तो है, लेकिन फिर वो इंटीजर नहीं है, क्योंकि इंटीजर में अपॉन वाला चक्कर नहीं होना चाहिए, इंटीजर में प्रॉपर नंबर आना चाहिए। 2, 3, 4 ये होते हैं इंटीजर्स। समझ गए? ठीक है, चलिए जी एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है prove that √2 plus √5 is irrational. Prove that √2 plus √5 is irrational. हमको ये चीज प्रूव करनी है कि √2 plus √5 irrational होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि इसमें किस तरीके से करें, यहाँ तो दोनों ही नंबर इरेशनल है ना, तो करके कैसे दिखाएंगे इसको, वो देखिएगा। On the contrary, let us assume that ऑन द कॉन्ट्ररी का मतलब क्या है कि उल्टा चलते हुए, मुझे पहले से ही पता है कि मैं गलत साबित होने वाला हूँ और मैं जानबूझकर उसी तरीके से कर रहा हूँ। ऑन द कॉन्ट्ररी लेट अस अज्यूम दैट √2 plus √5 is a rational number which can be expressed as is a rational number which can be expressed as √2 plus √5 is equal to a upon b, where a and b are co-prime. Where a and b are co-prime. अब इसमें क्या करेंगे, अगर सिर्फ एक रूट वाला टर्म होता, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सिर्फ एक ही रूट वाला टर्म था 3√2, तो मैंने क्या करा कि रूट वाले को इधर छोड़ा और जो इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। अगर मान लीजिए 3 + √2 होता, मतलब यहाँ पर 3 ऐड हो रहा होता, तो वो यहाँ जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो अंडर रूट वाले दोनों टर्म्स हैं, तो क्या करें, तो भी आपको क्या करना है कि एक अंडर रूट वाले टर्म को इधर छोड़ देना है, दूसरे अंडर रूट वाले टर्म को उधर ले जाना है, ठीक है। एक रूट वाले टर्म को इधर छोड़ दीजिए, दूसरे वाले को उस तरफ ले जाइए। तो आप क्या करेंगे, √2 is equal to a upon b minus √5। अब क्या आप कह सकते हैं कि a upon b minus √5 एक रैशनल नंबर है और ये इरेशनल नहीं कह सकते, क्योंकि a upon b तो रैशनल है और उसमें इरेशनल सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी इरेशनल नजर आता है और ये भी इरेशनल नंबर, तो अभी तक तो सब ठीक है, ठीक। तो ये करने के बाद में फिर आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो √2 का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू a upon b minus √5 का स्क्वायर हो गया। अब देखिएगा ये है √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू a upon b minus √5 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा a upon b का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर माइनस 2 into a upon b into √5। समझ गए होंगे, ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, क्लियर, ठीक है। अब ये जो 2 है ये एक रैशनल नंबर है ना, 2 को क्या लिखेंगे 2 अपॉन, तो ये एक रैशनल नंबर है। तो ये जो पूरा टर्म है, इस पूरे टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लिख लो और इस पूरे टर्म को राइट हैंड साइड में। जब मैं पूरी इक्वेशन को पलट देता हूँ ना तो साइन चेंज नहीं होता, ठीक है। तो a upon b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा,
स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 5 और माइनस ये हो जाएगा 2a रूट 5 अपॉन बी इज इक्वल टू 2। तो ये जो 2 है इसको लिखो विच इज रैशनल। ठीक है, अब क्या करना है, ये ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ये भी रैशनल नजर आ रहा है, ये 5 है ये भी रैशनल नजर आ रहा है, सबको उधर ले जाओ। तो यहाँ क्या बचेगा -2a रूट 5। तो अब मुझे रूट वाला ये स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने से एक टर्म को उधर ले जाकर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने से मुझे क्या फायदा हो गया कि अब मेरे पास अंडर रूट वाला केवल एक टर्म नजर आ रहा है रूट 5। तो अब उस रूट 5 को अकेला छोड़ देना है, बस सारी चीज़ों को एक तरफ ले जाकर सिर्फ रूट 5 को अकेला छोड़ देना है। तो अब आप ये देखिएगा कैसे करेंगे। हमने क्या करा -2a रूट 5 अपॉन बी इज इक्वल टू 2 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर -5। ये हो गया, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट में लिखिए विच इज रैशनल, बार बार यही चीज लिखनी है। -2a रूट 5 अपॉन बी इज इक्वल टू, हाँ जी 2 - 5 कितना हो जाएगा -3 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर -3। इधर लिखेंगे -2a रूट 5 अपॉन बी, इधर एलसीएम ले लेंगे। अच्छा यहाँ पर फिर लिखो विच इज रैशनल। ये हो सकता है आपको थोड़ा बोरियत भरा लगे कि भाई बार बार सेम चीज लिखी जा रही है विच इज रैशनल। हमें बार बार सेम चीज लिखकर प्रैक्टिस में लेकर आना है इस चीज को, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जो आप क्वेश्चंस करते हैं उसी के मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप मार्किंग स्कीम आती है सीबीएसई की, तो आपको स्टेप्स जो है वो मिस नहीं करने हैं। अब यहाँ इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, माइनस ले लिया कॉमन और एलसीएम भी ले लिया साथ साथ, तो बी स्क्वायर 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये भी प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा। बी स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो गया तो ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये हो गया। इधर माइनस है, इधर माइनस है, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यहाँ पर लिख देना विच इज रैशनल, फिर से विच इज रैशनल। फिर इधर एक b है और इधर एक b स्क्वायर है, तो b तो कैंसिल हो गया। एक b इधर था, पूरे के डिनोमिनेटर में b था, इधर पूरे राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में b स्क्वायर था, तो b से एक b कट गया। ये समझ गए? पक्का? ठीक, याद रहे कभी भी एक गलती मत करना कि जैसे आपको अच्छा यहाँ पर b है और यहाँ पर b स्क्वायर है, एक b से एक b को काट दे। ठीक है, ये काम मत करना। वो तब कटेगा जब पूरे लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में एक टर्म होगा और पूरे राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में बी स्क्वायर होगा। तो पूरे लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में बी था और अब पूरे राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में बी स्क्वायर है, तो एक बी से एक बी कैंसिल आउट हो गया। समझ गए? ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये 2a यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको यहाँ डिनोमिनेटर में ले लो। रूट 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर अपॉन 2ab, which is rational, which is rational। तो ये तो पूरा का पूरा राइट हैंड साइड जो है ये पूरा का पूरा तो रैशनल हो गया, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास केवल रूट 5 बचता है। तो ये जो रूट 5 है ये मुझे मालूम है अंडर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये इररेशनल है ना। तो हम लिखेंगे बट रूट 5 इज irrational, but root 5 is irrational and an irrational number and an dot 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 खत्म। आगे से हम ये कहानी लिखनी है, and an irrational number cannot be equal to a rational number, so our assumption was wrong and hence by the method of contradiction root 2 plus root 5 इज इररेशनल। हर क्वेश्चन में यही आपको कहानी लिखनी है, इसलिए मैंने ये डॉट 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 लगा दिया।
ठीक है, इसी को मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं। ऑनलाइन वाले दोनों बच्चे बताएं, क्लियर है? ठीक है। एंड dash and an irrational number cannot be equal to a rational number, मतलब यही वाली कहानी लिखनी है, फिर इसलिए उसको बार बार क्या लिखूं, समझ गए? ठीक है। हाँ जी, अब इसी तरीके के मैं आपको 6-7 क्वेश्चंस व्हाट्सएप करूंगा, वो आपको करने होंगे, ठीक है। अब जगह आ जाते हैं हाँ? कौन सा, ये वाला? अच्छा, ये जो माइनस जैसे पहले करवाया था, ठीक है, मैं दोबारा करवाता हूँ। एक क्वेश्चन और ऐसा हाँ, मल्टीप्लाई वाला तो बेटा ये था ही ना, 3√2, तो 3 is getting multiplied by √2, ये तो था ही। हाँ, डिवाइड वाला भी आ सकता है, √2/3 हो सकता है, √2/3, तो अपॉन 3 होगा तो 3 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सर जैसे कि ये वाला नंबर है, ये 2 इक्वल्स टू का, तो हाँ। ये जो ब्रैकेट आया है, ये इस साइड करना जरूरी है, फिर ये पे कर सकते हैं? इसको इस तरफ, अच्छा, जैसे मैंने √5 इस तरफ, नीचे ये नीचे जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। हाँ, आप इसको ऐसे भी एक्सपेंड कर सकते हो। असल में मुझे आदत पड़ी हुई है कि मैं राइट हैंड साइड में विच इज रैशनल विच इज रैशनल विच इज रैशनल लिखूंगा, तो इसलिए मैंने क्या करा, मुझे दिखाई दे गया था कि यहाँ पर ये √5 वाला इरेशनल टर्म है, तो इसको मुझे लेफ्ट हैंड साइड में रोकना पड़ेगा, और 2 जो है वो रैशनल है, तो इसलिए मैंने उस रैशनल वाले को राइट हैंड साइड में पलट कर लिख दिया। नहीं समझे? हमें क्या करना है, हमें हर स्टेप में जो है हमें लेफ्ट हैंड साइड में वो वाली टर्म ले जानी है, लेफ्ट हैंड साइड में वो वाली टर्म ले जानी है जो रूट वाली हो। तो हम एक काम भी कर सकते थे, हम सिर्फ इस वाली टर्म को 2a√5/b, सिर्फ इस वाली टर्म को यहाँ ले जाते और 2 को इधर ले आते, और फिर हम लिख देते कि हाँ, इन सबको सिंप्लीफाई करके कि हाँ वो रैशनल है। तो ज़रूरी नहीं है, अगर आप ऐसे भी करना चाहो ना तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन फिर इस तरफ मेंशन करना पड़ेगा, रैशनल नंबर फिर इधर रह जाएगा ना, तो इधर मेंशन करना पड़ेगा। नहीं समझ में आया हो तो दोबारा बताओ, आगे चलिए। सर आज जैसे स्कूल में बताया था, हाँ। इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी होता है, वो नॉट डिफाइंड होता है। बट मुझको लाइक स्टार्ट लग रहा था कि इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी 1 भी तो हो सकता है, मतलब क्यों? हाँ, तो लाइक 1 मतलब नॉट डिफाइंड क्यों है 1 बताता हूँ। एक्चुअल में एक चीज होती है, Sir, can you repeat what you said? आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा, वो मैं अभी बता रहा हूँ, दोबारा से बता रहा हूँ, मैं इन्फिनिटी वाला कुछ एक्सप्लेन कर रहा था। अच्छा सर। हाँ, मैं अभी बताता हूँ क्या चीज़ है। तो ये जो चीज़ मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ये आप बड़ी क्लासेस में भी सीखेंगे वैसे तो, और हो सकता है 12 बड़ी क्लास तो शायद 11-12 समझते होंगे ना, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ग्रेजुएशन से पहले ये चीज़ आपको बताई नहीं जाएगी, ठीक है। तो अभी मैं बताता हूँ, हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगी। देखिए, ऐसा होता है कि अगर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है टर्म होता है नॉट डिफाइंड, एक टर्म होता है इंफिनिटी, और एक होता है इनडिटरमिनेट टर्म। इनडिटरमिनेट टर्म, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा कि नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी और इनडिटरमिनेट टर्म, अब ये जो तीन जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये चैलेंज करा जा सकता है कहीं पर भी, जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसके ऊपर शर्त लगाकर शर्त जीत सकते हो आप, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ बिल्कुल सही चीज़ बता रहा हूँ। तो देखिए, तीन चीज़ होती हैं, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी और इनडिटरमिनेट फॉर्म। जनरली बच्चे जो हैं, इनफैक्ट टीचर्स भी, वो नॉट डिफाइंड और इन्फिनिटी को कहते हैं एक ही बात है, ठीक है। हालांकि पूरी तरह से वो गलत नहीं है, लेकिन मैं आपको दोनों में जो मामूली सा अंतर है वो समझाता हूँ, ठीक है। देखिए, एक चीज़ ऐसी होती है कि चांद जो है वो सफ़ेद है,
चांद जो है वो सफ़ेद है, लेकिन क्या हर सफ़ेद चीज़ चांद है? नहीं। नहीं ना। तो अगर कोई ये कह रहा है कि चांद सफ़ेद है ना, तो चांद ही सफ़ेद है या चांद सफ़ेद है तो इसका मतलब वाइट मतलब मून, वो पूरी तरह से गलत नहीं है। लेकिन अगर कोई बोले कि कैन यू एक्सप्लेन मी द कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, इज ट्रू और नॉट, तो आप ये, और वो ये कह देगा कि नहीं कन्वर्स भी ट्रू है, वहाँ वो फंस गया कि भाई ये आपने गलत बोल दिया। कि इसका मतलब जो है क्या सफ़ेद चीज़ बस चांद ही होती है ना। तो ऐसी चीज़ है कुछ जो मैं अभी समझाने वाला हूँ। देखो ऐसा होता है कि सबसे पहला टर्म हमारे पास आया नॉट डिफाइंड। और नॉट डिफाइंड कैसे आया, और नॉट डिफाइंड से पहले इन्फिनिटी बच्चा जानता है। जब 5th या 6th क्लास में जब इंटीजर्स पढ़ाए जाते हैं तो ये कहा जाता है कि या होल नंबर या नेचुरल नंबर बताए जाते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत। अनंत का मतलब क्या है? हाँ, जिसका अंत ना हो, मतलब चलता ही जा रहा है, नंबर चलता ही जा रहा है। तुमने कह दिया 1 लाख, बहुत बड़ी टर्म है। इसने बोला 1 करोड़, उसने बोला 10 करोड़, उसने बोला 1000 करोड़, है ना। तो टर्म्स चलती ही जा रही है, ठीक है। तो है क्या कि इन्फिनिटी का मतलब है इन्फिनिटी का मतलब वेरी लार्ज टर्म, वेरी लार्ज टर्म। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ये पूरी तरीके से सही है, वेरी लार्ज टर्म। अब आ जाते हैं नॉट डिफाइंड पर। नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड कैसे करा गया? Yes, sir. हाँ जी। अब बात करते हैं नॉट डिफाइंड की। तो इन्फिनिटी का मतलब तो पता है कि बहुत बड़ी टर्म। अब आ जाओ नॉट डिफाइंड पर। नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड का मतलब जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, जिसको डिफाइन ही नहीं करी जा सके। अगर किसी चीज़ को डिफाइन ही ना करा जा सके, कोई कह दे आपसे ये वैसे, तो अगला बोलेगा पागल है कि हवा में हाथ घुमा के कह रहा है ये क्या है बता, ये क्या है? अरे बेवकूफ़, मुझे ये तो बता कि क्या ये है। तो हम ये कहेंगे बस ये ही है, बस ये बता क्या है भाई, ये तो डिफाइंड ही नहीं है। तो आप क्या कहेंगे? ये तो डिफाइंड ही नहीं है। अभी आप कहोगे ये, अच्छा हाँ ये तो पेन है, ठीक है। अभी आप बुक उठाकर कहोगे ये, अच्छा ये तो बुक है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं जो हमको दिखाई दे रही हैं, जिनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं या लिख सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या हो गई? डिफाइंड। और जिन चीज़ों को हम एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते या कोई देख ही नहीं सकते, तो उनको हम कह देंगे कि डिफाइंड ही नहीं है भाई, ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। तो नॉट डिफाइंड का मतलब ये होता है कि एनीथिंग व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट। हम कर सकते हैं एयर। हाँ, एयर नहीं यार तो एग्जिस्ट करती है। एनीथिंग व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट, एनीथिंग व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी, उसकी हाँ। बात क्यों करी जा रही है? उसकी बात क्यों करी जा रही है, उस पर भी आता हूँ मैं अभी, ठीक है। तो एक बाबा भी हैं, जैसे बाबा होते हैं ना जो कथा वगैरह सुनाते हैं, ठीक। तो एक बाबा भी है, उनका नाम है इन्फिनिटी बाबा। गूगल पर डालकर देखना इन्फिनिटी बाबा। तो वो हर चीज़ को इन्फिनिटी से रिलेट करते हैं। वो कोई साइंटिस्ट था, वो इन्फिनिटी को एक्सप्लेन करता है। यूट्यूब पर देखना कभी, ठीक है। थोड़ी देर बाद ना 5 से 10 मिनट बाद ना मतलब सर के ऊपर से जाने लगेंगी बातें, और फिर आप बोर होकर बंद कर दोगे उसको। तो ज़्यादातर जैसे बाबा होते हैं, उनके पास कोई जाता है अपनी प्रॉब्लम लेने, कोई कुछ अपनी समस्या लेकर जाता है, कोई कहता है कि नहीं ये बहुत पहुँचे हुए बाबा हैं, बस ये सर पर हाथ रख दें तो बस आपकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। तो इस तरीके के होते हैं। लेकिन उनके पास ज़्यादातर जो मतलब साइंस ग्रेजुएट्स हैं, जो एस्ट्रोफिजिक्स जानते हैं, वो जाते हैं उनके पास, तो उनको उन्हीं की भाषा में जवाब मिलता है। तो इन्फिनिटी बाबा गूगल पर डालकर देखना, मिलेगा आपको। खैर, नॉट डिफाइंड का मतलब है एनीथिंग व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट ही ना करे। तो सीधी बात है, ये समझाया गया रैशनल नंबर्स को लेकर, ये समझाया गया कि हमने ना एक रैशनल नंबर ले लिया 1/2, इट इज इक्वल टू 0.500, 1/4 इट इज इक्वल टू 0.250, 1/5 it is equal to 0.200, 1/8 it is equal to 0.125, 1/10 it is equal to 0.100, 1/20
1/1 इट इज इक्वल टू 1.000। ठीक है। अच्छा, अब हुआ क्या कि भाई धीरे धीरे हमने कहा कि न्यूमरेटर को फिक्स कर, भाई न्यूमरेटर को फिक्स कर, डिनोमिनेटर को चेंज करना है बस। तो न्यूमरेटर को हमने फिक्स कर दिया, 1 कर दिया, उसको अगर 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिजल्ट आ रहा है 1.000। ठीक है। अब डिनोमिनेटर को बढ़ाना शुरू करा धीरे धीरे, डिनोमिनेटर को बढ़ाकर 2 कर दिया, रिजल्ट आ गया 0.500। डिनोमिनेटर को बढ़ाकर 4 कर दिया तो रिजल्ट आ गया 0.250। तो मैं धीरे धीरे डिनोमिनेटर बढ़ाता जा रहा हूँ न्यूमरेटर को फिक्स करके, तो वैल्यू हमारी धीरे 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 घटती जा रही है, 0.100 तक आ गए। हम अगर बीच का पॉइंट गायब कर दें तो 1000 से घटते घटते 100 पर आ गए। अगर बीच का पॉइंट एग्जिस्ट ना करे, मान लो कि बीच का पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हम 1000 से घटते, इसीलिए मैंने डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स लिए ताकि समझने में आसानी रहे। तो 1000 से घटते घटते हम 100 पर आ गए। हमने कहा और कम कर दो डिनोमिनेटर को कर दो 1/0। 1/0 करते करते तो ये क्या हुआ कि डिनोमिनेटर को घटा रहे हैं 10, 0.100, 8, 0.125, 5, 0.200। तो डिनोमिनेटर घटता जा रहा है तो फ्रैक्शन की ओवरऑल वैल्यू बढ़ती जा रही है। अब हमने क्या करा, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर कर दिया तो सबसे बड़ी फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाएगी, सबसे बड़ी फ्रैक्शनल वैल्यू, एंड दैट सबसे बड़ी वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। वो जो बहुत बड़ी वैल्यू है दैट इज नॉट डिफाइंड, तो इसलिए 1/0 को कह देते हैं नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब क्या है कि वो सबसे बड़ी वैल्यू आपके लिए 1 लाख हो सकती है, आपके लिए 1 करोड़ हो सकती है, तुम्हारे लिए 1000 करोड़, तुम्हारे लिए 10,000 करोड़ हो सकती है। ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि वो इतनी बड़ी वैल्यू है जो हर बच्चा कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, दैट इज नॉट प्रॉपर्ली डिफाइंड। तो 1/0 को हम कह देते हैं कि ये नॉट डिफाइंड है। और उसी को कुछ लोग कह देते हैं कि नॉट डिफाइंड मतलब बहुत बड़ी वैल्यू, मतलब इन्फिनिटी, है ना। तो इसीलिए कई बार नॉट डिफाइंड और इन्फिनिटी को सेम कह दिया जाता है। कई टीचर्स भी बताते हैं कि दोनों सेम चीज़ है। तो नॉट डिफाइंड और इन्फिनिटी का बेसिक मतलब समझ में आ गया। नॉट डिफाइंड का मतलब ये है भाई वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है। तो कुछ ने कहा कि हाँ ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, और इन्फिनिटी का मतलब क्या, बहुत बड़ी वैल्यू, बहुत बड़ी वैल्यू। अब आ जाते हैं तुम्हारे सवाल पर। ये था बैकग्राउंड जो मुझे बताना ज़रूरी था। नॉट डिफाइंड और इन्फिनिटी का मतलब समझ में आ गया। इन्फिनिटी का मतलब बहुत बड़ी वैल्यू, नॉट डिफाइंड का मतलब एनीथिंग विच कैन नॉट बी डिफाइंड या एनीथिंग विच कैन नॉट एग्जिस्ट। और वो जो नहीं एग्जिस्ट करने वाली चीज़ है वो बहुत बड़ी वैल्यू भी हो सकती है। तो इसलिए समटाइम्स नॉट डिफाइंड इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज इन्फिनिटी, है ना। हाँ, वो बहुत छोटी भी हो सकती है। इसीलिए हम ये कह रहे हैं। लेकिन क्या है ना कि पैटर्न बेटा ये बता रहा है कि वो वैल्यू बड़ी नहीं, क्योंकि फ्रैक्शन का जो वैल्यू है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है डिनोमिनेटर घटाने पर। 0 से छोटा पॉजिटिव नंबर होता ही नहीं है। 0 सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर है, तो इसका मतलब फ्रैक्शन सबसे बड़ी वैल्यू आएगी, दैट सबसे बड़ी वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। एटलीस्ट 1 से तो बड़ी होगी। अरे बहुत बड़ी वैल्यू होगी एक्चुअली। ठीक है। क्योंकि अभी मैंने क्या करा, मैंने 1/1 करा है। ठीक है। तो अब मैं इसको ये भी करूँगा 1/0.1, 1/0.01, 1/0.001, ऐसे करते करते तो वो सब भी तो 0 से छोटा ही है ना। तो हम डिनोमिनेटर को जो घटाते जा रहे हैं तो वो घटाते 0 से छोटा तो बना नहीं सकते उसको। तो जब 0 से छोटा नहीं बना सकते हैं तो 0 सबसे छोटी वैल्यू है, तो वो नॉट डिफाइंड हो गया। ठीक। तो 1/0 को हम नॉट डिफाइंड बोल देते हैं। नॉट डिफाइंड का साइन ये होता है, और इन्फिनिटी का भी एक्चुअली साइन यही होता है। ठीक है। हाँ, पूरी तरीके से सेम नहीं है, दोनों में माइन्यूट डिफरेंस जो है मैंने बता दिया। नॉट डिफाइंड को ये कहा जाएगा जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, और इन्फिनिटी क्या होगा, बहुत बड़ी वैल्यू होगी, फिर बहुत बड़ी वैल्यू होगी। हाँ, दोनों का साइन सेम होगा, दोनों का साइन सेम। ठीक। अब जरा बात करते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म की, जो तुम पूछ रहे हो दैट इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। वो क्या है, आपने कहा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, है ना, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। ये क्या होता है, ये जो इनडिटर्मिनेट टर्म है ना बेटा, ये होती है 0/0। 0/0, 0/0 को हम इनडिटर्मिनेट टर्म बोलते हैं। इनडिटर्मिनेट टर्म का मतलब होता है जिसको कैलकुलेट ना करा जा सके, जिसको डिटरमिन ना करा जा सके। कई बार ऐसा होता है कि आपने कहा कि भाई मेरे को ऐसे दे रखा है x³ - x², और डिनोमिनेटर में दे रखा है x² - x। ठीक है। ये हमको एक पॉलिनोमियल की वैल्यू दे रखी है, px = this,
कोई आपको बोले कि फाइंड P1, किसी ने आपसे कह दिया कि P1 की वैल्यू बताओ, आपने डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो क्या आ गया 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0/0। इसको तो डिटरमिनेट नहीं करा जा सकता, 0/0 वाली टर्म आ गई। ठीक है, अब है क्या कि ये करने के बाद में ये 0/0 जो टर्म है इसको हम कह देते हैं भाई इसको कैलकुलेट नहीं करा जा सकता, ये इनडिटर्मिनेबल है, इसको डिटरमिन नहीं कर सकते। तो जो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी है ये क्या होता है 1/0 अपॉन 1/0, ये हो गया। हम जानते हैं जब रैशनल नंबर से माइनस 1 का स्क्वायर तो प्लस 1 होगा। हाँ, और 1 का क्यूब भी +1 होगा तो 1 - 1 क्या हो गया 0। नहीं मतलब फिर माइनस 1 का स्क्वायर तो प्लस 1 होगा तो 1 नहीं समझे, बीच में माइनस का साइन है, x की जगह 1 डालो, ठीक है। अब देखिएगा सबसे ऊपर वाला ये रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, तो जब रैशनल नंबर इज डिवाइडेड बाय अनदर रैशनल नंबर तो सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है 1 × 0, और बीच वाले टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं 0 × 1, तो ये क्या बन गया 0/0। तो दिस इज इनडिटरमिनेट टर्म। अब इस चीज पर शर्त लगा लेना कि कोई कहे ना कि ये इन्फिनिटी है तो आप कहना जी इन्फिनिटी नहीं है, ये इनडिटरमिनेट टर्म है। इन्फिनिटी का मतलब है बहुत बड़ी वैल्यू, इन्फिनिटी का मतलब है बहुत बड़ी वैल्यू, और इसका मतलब ये है कि इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये इनडिटरमिनेबल है, इसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। हाँ साइन मतलब साइन कौन सा होगा? अच्छा, इनडिटरमिनेट का कोई साइन नहीं होता। मैं पता है कितने पहुंच गया, मैंने सोचा शायद इसने कुछ आगे का पढ़ रखा होगा, साइन cos थीटा पूछ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री का पहुंच गया, मुझे ऐसा लगा। आप लोग अभी एक खतरनाक चैप्टर 10th क्लास में है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। आपने सुना भी होगा 10th वाले बच्चे बेचारे डरते हैं बहुत ज्यादा उससे, 2 चैप्टर से। ठीक है भाई, ये क्लियर हो गया। ये हम थोड़ा सा अलग चीजों पे चले गए। इंडिटरमिनेट टर्म सिर्फ एक ही है 0/0। इनडिटरमिनेट टर्म होती है 0/0, उसको डिटरमिनेट नहीं करा जा सकता, मतलब कैलकुलेट नहीं करा जा सकता उसको, ठीक है। और अगर कोई आपसे कहता है 0/0, 0 × 0 1 है इसका आंसर, है ना, तो कह देना कि किधर से पागल है क्या, ठीक है। तो कई बच्चे ये भी कैलकुलेशन करते हैं कि 0 × 0, जब 2/2 1 होता है, 3/3 1 होता है, तो 0/0 भी तो 1 ही होगा, है ना। तो ये गलत है भाई, ठीक है, ये गलत है, 0 नहीं, वो होगा ही नहीं, उसको बस इनडिटरमिनेट टर्म। उसने 9th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली। हाँ ठीक है, तो उसको मतलब पूरी आप सीबीएसई में आप लोग 11th क्लास में वो पढ़ेंगे, ये आपको भी बताऊं, मेरा कमर में दर्द चल रहा है। उसको सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री समझ आई, पूरी बुक में कुछ नहीं आया। इसको शौक होता तो कर ही लेगा। हाँ, आप लोग ये देख रहे हैं कि जो आईसीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं, आईसीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट्स 7th क्लास में वो लोग सेट थ्योरी पढ़ लेते हैं और आप लोग को 11th क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। तो आईसीएसई बोर्ड वालों को मतलब कई चीज़ों का बेनिफिट भी होता है, लेकिन हालांकि उनका सिलेबस इतना ज़्यादा है कि 10th के बाद में वो लोग बिना मतलब परेशान ही हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनका सिलेबस थोड़ा अलग जाने लगता है और जेई का और नीट का सिलेबस अलग हो जाता है, लेकिन 10th तक ठीक है उनका सिलेबस अच्छा से। फिर 10th के बाद चेंज कर सकते हैं। 10th के बाद ज़्यादातर बच्चे 10th में जो आईसीएसई में रहते हैं वो 11th में सीबीएसई में आते हैं। चलिए जी, मैं खुद भी ऐसे ही, मैं 10th तक आईसीएसई में था, फिर सीबीएसई में आ गया था। तो आपने बताया था एक बार। हाँ 11th में हार्ड हो जाती है। हाँ, और 11th 12th अगर कोई बच्चा आईसीएसई से 10th करके आया तो उसको 11th 12th काफ़ी आसान लगने लगती है। सर आपकी 12th में कितना आया था? गलत सवाल है ये। 12th में मेरे 76% थे मार्क्स, ठीक है, लेकिन वो 20 साल पुरानी बात है, तब वैल्यू होती थी, उन मार्क्स की वैल्यू होती थी। तो आपने बताया था तब आप कुछ इंजीनियर और होते, फिर आपने चेंज किया था अपना। बस वो लंबी कहानी कभी सुनाई थी आपको, लेकिन मैं आपको बिल्कुल जैसे ज़्यादातर टीचर्स हैं ना वो लंबी चौड़ी फेंक देते हैं 90% वाला नहीं भाई, जो सही बात है वो बता रहा हूँ। एग्जैक्टली 76% मेरे 12th में थे और 75.8% मेरे 10th में थे, ठीक है, 75.8 इतना ही था। तो तुम उस चीज़ को अपना आइडियल लेकर मत चलना, क्योंकि उस टाइम के मार्क्स बहुत अच्छे थे,
उस टाइम 90 से ऊपर नहीं आया करते थे। हाँ, अगर मेरे 4% और आ जाते तो बस पेपर में नाम छप जाता, न्यूज़पेपर में कि हाँ भाई ICSE के हाँ 80% से ऊपर नहीं आते थे भाई मार्क्स। तो 70s में मतलब इफ यू आर स्कोरिंग इन 70s तो नंबर बहुत अच्छे माने जाते थे। चलिए जी, अब आप कौन सा पूछ रहे थे, प्लस माइनस वाला? माइनस वाला एक बार बताते हैं आपको, नोट कीजिएगा। प्रूव दैट prove that 3 minus 2 root 5 is irrational. Prove that 3 minus 2 root 5 is irrational. तो इसमें भी वही काम करना है आपको कि on the contrary let us assume that on the contrary, let us assume that three minus 2 root 5 is a rational number which can be expressed as three minus 2 root 5 is equal to a upon b, where a and b are co-prime. Where a and b are co-prime. अब क्या करना है, अब इस 3 को उस तरफ ले जाओ। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक ही इर्रेशनल नंबर है और वो है रूट 5, तो मैं रूट 5 को अकेला छोड़ना चाहूँगा। तो मैं क्या करूँगा, माइनस 2 रूट 5 को इधर छोड़ दिया, ए अपॉन बी माइनस 3, ब्रैकेट में लिखिए विच इज रैशनल। माइनस 2 रूट 5 इज इक्वल टू ए माइनस 3b अपॉन बी, एलसीएम ले लिया एक तरह से, है ना, a माइनस 3b अपॉन b विच इज रैशनल। अब क्या करेंगे, अब इधर से माइनस कॉमन ले लो, माइनस 2 रूट 5, न्यूमरेटर में से माइनस कॉमन ले लो। जैसे माइनस साइन कॉमन लेना है ना, तो माइनस साइन हम न्यूमरेटर में से भी कॉमन ले सकते हैं, डिनोमिनेटर में से भी कॉमन ले सकते हैं और दोनों में से भी कॉमन लिया जा सकता है, ठीक है। तो हम सिर्फ एक में से ले रहे हैं, न्यूमरेटर में से, तो डिनोमिनेटर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने माइनस साइन यहाँ से कॉमन ले लिया, तो बेटा ये आ जाएगा। जब भी कभी माइनस साइन हम कॉमन लेते हैं तो ना अंदर वालों के साइन बदल जाते हैं। तो जब माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो ये माइनस का 3b बन जाएगा प्लस का 3b, और ये प्लस का a बन जाएगा माइनस का a, तो 3b माइनस a अपॉन b। न्यूमरेटर से कॉमन नहीं लिया मैंने, सिर्फ सॉरी डिनोमिनेटर से कॉमन नहीं लिया। हाँ भाई, a माइनस 3b था, मैंने माइनस कॉमन ले लिया। जैसे मैंने माइनस कॉमन लिया न्यूमरेटर में से, तो इनके साइन बदल गए, ये माइनस 3b बन गया प्लस का 3b और प्लस a बन गया माइनस का a। लिया जा सकता है, ऐसे लिया जा सकता है। अगर एक का भी है तो भी लिया जा सकता है। क्यों लिया? ताकि इस माइनस से ये माइनस कट जाए, ठीक है, इसलिए, ठीक है। बस 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 वो ये वो नेगेटिव टर्म लिखा हुआ थोड़ा अजीब सा लगता है, विच इज रैशनल। अब क्या करेंगे, ये जो 2 है इसको है डिनोमिनेटर में ले जाओ, तो रूट 5 3b माइनस a अपॉन 2b विच इज रैशनल, ठीक है। उसके बाद की कहानी वही है, बट रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर।
and irrational number cannot be equal to ये same. सारी कहानी सेम। और उसके बाद आप क्या लिखेंगे, सो 3 minus 2 root 5 is irrational by the method of computation। वो सब आप मेंशन कर देंगे। अब बिल्कुल इसी के जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस आपको भेजूंगा, ठीक है, इसी टाइप के 5 या 6 क्वेश्चंस मैं आपको भेजूंगा। सारे जो है सीबीएसई में आ चुके हैं क्वेश्चंस, तो वो आपको करने होंगे, ठीक है। वो मैं चेक बोर्ड है करूँगा। तो बोर्ड में से कितने क्वेश्चन आते हैं? बोर्ड में ऐसा एक ही क्वेश्चन है। एक ही है। हाँ भाई, वेटेज है ना हर चैप्टर की कि किस चैप्टर में से कितना आ रहा है। चलिए जी, बुक अब आती है? हाँ बोर्ड पे कोई बुक आती है? हाँ पूरी बुक आती है। तो अब जरा आप बताओ मेरे को 14 6 तो 14 की याद करनी थी। मैंने बोला था ना 12 13 14। बताओ तुम 14 9 सा। 49 से 126. बहुत बढ़िया। और तुम बताओ मेरे को 13 8 सा। 170 104. 104 13 9 सा। समझ गए करके क्यों नहीं आए भाई? सर। ये टेबल्स आप याद करिए, ये टेबल्स आप याद करिए, मैं आपको बता रहा हूँ आपको फायदा होगा। तो और ये टेबल जो है मैं रोज पूछूंगा आपसे, ठीक है। तो टेबल्स आप याद करिए, 12 13 14 कल 15 का भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो याद करके आइए, वो याद करके आया है आज, ठीक है। तो और ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा मैं आपको, 19 तक के टेबल्स याद करवाने हैं बस, ठीक। और वो बीच बीच में से पूछा जाएगा कहीं से भी, ठीक है। चलिए जी, फिर आज इतना ही करते हैं और कल साइंस करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी मैंने इस वाले बैच में स्टार्ट करा है, इलेक्ट्रिसिटी हम कंटिन्यू करेंगे। और नहीं, मैंने अपने पूरे खुद के ना नोट्स डेवलप कर रखे हैं। और 10th क्लास में, जैसा 9th में तो ऐसा नहीं था, लेकिन 10th क्लास में मैं आपको सारे अपने हार्ड बाइंडेड नोट्स हैं मेरे, मैं वही आपको दूंगा। लर्निंग मटेरियल आपको मैं ही दूंगा। हाँ ओके सर। जितना मैं बोलूँगा ना क्लास में उतना आपको लिखना होगा मेरे सर साथ। कल दिन वाले बैच में तो मैथ करानी है ना? कल वहाँ पर भी मैं साइंस ही करूँगा, कल वहाँ पर भी मैं साइंस कराऊंगा। तो अगर वहाँ पर मैं लाइट करवा देता हूँ स्टार्ट, है ना। सर करा दो, तो हमारा next time हो आता है। जाएगा तो लाइट है, हाँ। लाइट करवा रहे हैं क्या स्कूल में? अभी तो अच्छा, अभी तो स्कूल ही स्टार्ट नहीं हुआ ना, ठीक है। आप चाहो तो आ जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए लाइट वाला चैप्टर अभी स्कूल में क्या चल रहा है आपके यहाँ? अच्छा, अभी फिजिक्स स्टार्ट नहीं हुआ ना, तो पहले होने दो फिर देख लेना। क्योंकि लाइट वाला, जैसे अभी मैं इलेक्ट्रिसिटी यहाँ करवाऊंगा इस वाले बैच में, मैंने करवा दिया था स्टार्ट, तो उसके बाद लाइट में यहाँ पर भी करवाऊंगा। वो उन बच्चों के लिए जिन बच्चों का ये है कि भाई लाइट अभी आ रहा है, अभी एग्जाम क्या जी, दोनों हो जाएंगे, बढ़िया। बस 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 मैं करवा दूंगा लोग, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। चलिए जी, ओके।